So today we'll be starting with the next topic, that is the impact of the reform, the new economic reform which was made by the government in the year 1991. So what was the impact on the business houses, and what changes were they supposed to do, or what did they actually do so as to cope up with those changes which was taken place, which took place at the time when the new economic reform was passed, right? So now the today's topic, this is what we are going to discuss. So let's start with the first topic for today, that is impact of economic policy on business and industry. And let me tell you very well that this topic, that is impact of economic policy, ये एक important question है जो कई बार आ चुका है, और इसके बाद जो हम करेंगे मैनेजरियल रिस्पॉन्स वो भी important है, मगर कंपैरेटिवली अगर हम दोनों क्वेश्चंस पे देखें तो ये टॉपिक जो आपका है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये आया हुआ है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट एंड डू इट वेरी वेल. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारे क्वेश्चन में हमारे टॉपिक में बताया जा रहा है दैट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी, जो बनी थी, उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. ओके, आई थिंक आई हैव फॉरगॉट टू म्यूट यू ऑल, सो लेट मी म्यूट एवरीबॉडी. ओके, okay, let's continue. Impact of economic policy on business and industry. So these challenges can be explained in the following points. So let's understand. We are already knowing the concept of privatization, liberalization, and globalization, and now we are required to connect all the three components with these points. और जैसे ही आप उन तीन कंपोनेंट्स को इन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट with the first point. The first point is increasing competition. Okay, increasing competition. आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन जब हुआ, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनको ओपन किया गया, और उनमें आपने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी अलाउ किया, so that they can also enter into those sectors, those industries where only government monopoly was there, और अब वो भी आकर अपने बिजनेस को उस सेक्टर के अंदर रन कर सकते थे. तो वहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के मोनोपोली के हटने की वजह से, गवर्नमेंट मोनोपोली के जाने की वजह से आपके प्राइवेट सेक्टर्स जब आए तो कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन पर जब बढ़ता है तो किसी को भी सरवाइव करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए उसको अपने जो प्रोसेसेस होते हैं, अपने जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बेहतर बनाना पड़ता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके. तो ये जो कंपटीशन बढ़ा, ये बेसिकली एक तरीके का थ्रेट बन गया आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर उस एफिशिएंसी के साथ या उस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट नहीं कर रहा था जैसा कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा था. एंड देयर वाज मच मोर स्टेबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आया था. क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आने के पहले आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो लाइसेंसिंग का सिस्टम था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था. देन आपका प्राइवेटाइजेशन भी उस लेवल पे नहीं था, एंड द लेवल ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई वाज आल्सो लेस. तो ये सब चीजों के लेस होने की वजह से आपकी इकोनॉमी जो चल रही थी वो बहुत स्टेबल चल रही थी, राइट, एट अ सेम पेज विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाइब्रेंसी. मगर ये सब पॉलिसीज लाने के बाद जितना गवर्नमेंट ने ये चाहा कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, उतना ही बड़ा थ्रेट गवर्नमेंट ने भी फेस किया, right, because of the various sectors which has got opened up now for the private sectors also, private industries also. So because of them entering into the arena, so that actually created the level, that actually increased the level of the operations with which the government was operating earlier. And then also the quality of the product and the services was also improved, so that the market share, a larger market share, can be captured by them by attracting the customers. Okay, so let's read the first point. First is increasing competition as a result of change in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms. मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी liberalization की भी और साथ में globalization की भी, right? तो competition for Indian firms has increased, especially in the service sector. आप देखिए कि पहले BSNL था, वो जो भी सर्विसेज दे रहे थे लोग यूज कर ही रहे थे. फिर उसके बाद आया आपका टेलीकम्युनिकेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन, राइट, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी आया साथ में. तो उसकी वजह से जो आपके न्यू जो आपके कंपनीज थी, उन्होंने एंटर किया उस सेक्टर के अंदर, एंड ऑल टुगेदर द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट सेक्टर हैज सीन, यू ऑल हैव सीन इट,
राइट? तो ये आप देख लीजिए, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. देन वी आर नोइंग एयरलाइंस. एक टाइम सिर्फ एयर इंडिया थी, फिर एयर सहारा, और फिर जेट एंड स्पाइस, इंडिगो एंड व्हाट नॉट, राइट? और साथ में आप देखिए कि इंश्योरेंस के लिए LIC, right? And GIC was the major organization which was settled for the purpose of taking care of the insurance sector. And then by opening up of that sector, Max Life, ICICI, you name a bank and it is offering the insurance product, right? Similarly, same happened in the banking system also. SBI was one name which was most trusted upon. हालांकि आज भी बहुत trustworthy है, मगर आप देखिए अभी आज कितने banks है. You see, you name it and every next bank is a private bank. तो ये सब क्यों हो रहा है? Because of the policy changes that were taken. So now these were previously the private public sector, and after the policy reforms, they are all open up and they are all available for the private sector to enter and to create a new levels, the new benchmarks of performance. Okay, I hope this point number 1 is clear to all. Let's move on to the next point, demanding customers. जब आप प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करेंगे, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले लोगों के पास, जो आपके जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा? दे विल बी गेटिंग चॉइस. और अगर उनको चॉइस मिलेगा कंज्यूमर्स को, तो वो क्या प्रेफर करेंगे? एक अच्छी चीज जो अच्छी क्वालिटी की है, अवेलेबल है, मगर उसका प्राइस कम है, राइट? आज चाइना का जो प्रोडक्ट या फॉरेन का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में इतना बिकता है, तो वो क्यों बिकता है? क्योंकि लोग देख पाते हैं कि उसी प्राइस में उनको इंडिया के प्रोडक्ट में वो फीचर्स नहीं मिल रहे थे. मगर अभी हम बाहर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो बाहर की कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज करके एक कम प्राइस में बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, एंड दे कैप्चर द मार्केट, राइट? एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिमांडिंग कस्टमर, बिकॉज द कस्टमर इज नाउ, जो मार्केट का पर्सपेक्टिव था वो पूरा बदल गया है. मार्केट पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो नाउ कंज्यूमर इज टेकन एज अ किंग पिन ऑफ द मार्केट. मतलब कंज्यूमर ही डिसाइडिंग फैक्टर है मार्केट का. तो जो कंज्यूमर को चाहिए, कंपनीज वैसा ही प्रोड्यूस करती हैं और डिलीवर करती हैं, राइट? तो अगर ये सिनेरियो इस वक्त रहेगा, तो इससे कंपनीज के ऊपर क्या बर्डन आएगा? कंपनीज के ऊपर ये बर्डन आएगा कि कंपनीज को अब बेहतर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है और उसे सप्लाई करना है एट अ रीजनेबल रेट, सो दैट मोर नंबर ऑफ पीपल कैन बाय their product and the market share of that company can increase, right? So let's read it. Customer today have become more demanding because they are well informed. Increased competition in the market gives customer a wider choice in purchasing better quality of the goods and services as its buyer market in the environment. So buyer market का मतलब यही होता है कि पहले होता था seller market और अब है buyer market. जब seller market होता था तो ऐसा होता था कुछ कि जो भी आपका seller बनाएगा, बायर परचेज कर लेगा, राइट? या बायर को बेच दिया जाएगा. यानी कि हम करते थे पुश स्ट्रैटेजी को फॉलो, और अब उल्टा होता है. नाउ वी आर फॉलोइंग द पुल स्ट्रैटेजी, वेयर इन आपके बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम मार्केटिंग करें पहले, और ये जाने कि कंज्यूमर को एक्चुअली डिमांड किस प्रोडक्ट की है, और उसी प्रोडक्ट को बनाए और कंज्यूमर को सप्लाई करें, राइट? So now it is a pull strategy which the business is following, and no longer a push strategy is followed. Okay, so let's go through the next point now. I think this much is clear to all. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Okay, so there are no doubts as of now. चलिए आगे चलते हैं. This is good. Having no doubt is also good, is a good thing. But I hope कि ये समझ भी आता जाएगा साथ ही साथ. Okay, so let's move on and let's see. So the next point is changing technological environment. Changing technology environment आप क्या समझते हैं? जैसे ही आपने ग्लोबलाइजेशन किया, तो आपका जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था वो ज्यादा डायनामिक हो गया. क्यों? क्योंकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी पहले यूज हो रही थी, उसको आप यूज करके बना रहे थे और लोग खरीद रहे थे, राइट? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था. मगर जैसे ही आपने ग्लोबलाइजेशन किया, तो अब ज्यादा से ज्यादा नई कंपनीज जो ऑलरेडी फॉरेन में एग्जिस्ट कर रही थी और फॉरेन में बेहतर प्रोडक्ट्स बनाकर बेच रही थी, अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया आए, इंडिया में उसी टेक्नोलॉजी को लेकर आए जो कि वो फॉरेन में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो बना के बेच रहे हैं. तो ये क्या हुआ? ये हमारी वो कंपनीज जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, या वो कंपनीज जो ज्यादा रेजिस्ट कर रही थी चेंज करने के लिए, उनके लिए ये थ्रेट हो गया, राइट? दैट मीन्स कि अब उनको भी बदलना होगा उन सारे चेंजेस के लिए,
जो कि हो रहे हैं इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बिकॉज इफ दे विल नॉट चेंज they will be fading out of the market, right? So let's just read through the point and then I'll be getting back to the doubt which I have just received. So increased market forces, the firm has to develop the new ways to survive and grow in the market. New technologies make it possible to improve machines, process, product and services. तो ये न्यू टेक्नोलॉजी ये सब चीजें इंप्रूव तो कर रही है, मगर ये न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास होनी भी तो चाहिए. तो अगर ये न्यू टेक्नोलॉजी बदल आ रही है और आपका बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो चेंजेस आपको भी आपके बिजनेस में लाने होंगे, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस अ सिमिलर नेचर ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट which is going to be offered at a similar price and the business profits are also not getting affected, right? तो ये चीज था. The rapidly changing environment creates tough challenge before the smaller firms. Okay, एक डाउट है उसे पढ़ते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस इंडस्ट्री. सो हियर द इम्पैक्ट इज ओनली द प्राइवेट इंडस्ट्री और बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक. बच्चे हम जो पढ़ रहे हैं परिधि यहाँ पर, वो हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. अब जैसे मैंने बात कहा यहाँ पे चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, तो आप ये बताइए कि जब टेक्नोलॉजी बदली तो जो सेक्टर्स ऑलरेडी आपकी जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेट आपके प्लेयर्स थे अवेलेबल, उन सेक्टर्स के बारे में बात कीजिए. अगर हमने ग्लोबलाइजेशन किया और मान लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करते हैं. कंज्यूमर ड्यूरेबल इज वन सच सेक्टर जहां पे प्राइवेटाइजेशन शुरू से था, गवर्नमेंट का कभी ऐसा कोई ऐसा मोनोपोली नहीं थी. तो वहां बताइए जब उसको ओपन अप किया गया और आपके बाहर से मल्टीनेशनल्स आई, तो मल्टीनेशनल्स ने उस सेक्टर को क्या किया? मल्टीनेशनल ने उस सेक्टर को और कॉम्पिटिटिव बना दिया, राइट? तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को कोई एज सच थ्रेट नहीं मिला, मगर प्राइवेट सेक्टर को मिला, राइट? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था, now they are also required to take care of the changes which are happening, right? Because the foreign multinational companies are bringing in the technology which are very new, which are very useful and which can create a better product and can be offered at a lesser price. So this actually became a kind of challenge for the private sector of the company of the country, so that if they are not changing, the market share is going to move towards the MNCs without taking care that what are the domestic companies are earning, right? तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए एक बढ़िया प्रोडक्ट अच्छे प्राइसेस पे मिलना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए. आज के आप टाइम देखिए, लोग कोई भी बोलते हैं वो यही कहते हैं वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी मीन्स क्या? कि किस सामान की कितनी वर्थ है और उसके हिसाब से हम कितना पे कर रहे हैं, राइट? तो इसकी वजह से चाहे फिर वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर है, वो दोनों को ही थ्रेट क्रिएट करेगा. ओके ओके, आगे हम पढ़ते हैं. एक और डाउट आया है, मैम किसी कंपनी से पब्लिक सेक्टर को थ्रेट हुआ तो गवर्नमेंट अलाउ ही क्यों करेगी? अच्छा, आप ये बताइए कि क्या हम सिर्फ थ्रेट होगा इसकी वजह से रुक जाएंगे नक्षत्र, या हम ये सोचेंगे कि इट इज नॉट अबाउट द थ्रेट दैट वी विल बी फेसिंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द इकोनॉमी. आप थ्रेट इसलिए आपके लिए हो रहा है बिकॉज आपके जो ऑपरेशंस हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अंडर क्वालिटी के हैं. अगर वो ऑलरेडी एक अबव द बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते तो ये थ्रेट कभी नहीं होता, मगर क्योंकि आप ऑलरेडी एक लेवल पे चल रहे थे जो कि जिसके compete करने के लिए दूसरे लोगों के पास बेहतर प्रोडक्ट था, बेहतर सर्विसेज था, तो जब ये ऐसी कंपनीज मार्केट में आई तो वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के लिए थ्रेट बन गई, राइट? मगर हम इसमें ये भी देखेंगे कि थ्रेट बनने के साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी तो है कि आप अपने आप को ग्रो करो. मतलब थ्रेट ये हम उस केस में बात कर रहे हैं कि जहां आप अपने आप को स्टैग्नेट कर लेते हैं एंड यू डिसाइड दैट यू विल बी फेडिंग अवे फ्रॉम द मार्केट. मगर ऑन द कॉन्ट्ररी देखे तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी है कि नाउ यू ऑल्सो वर्क इन दैट डायरेक्शन एंड यू ऑल्सो मेक अ कंपनी produce a more efficient product, a more cost effective product which can be supplied to the consumer and consumer can be retained, right? तो इसीलिए हम सिर्फ इसे थ्रेट नहीं ट्रीट करेंगे, हम इसे एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट करेंगे which is to be taken into consideration and the changes will be made according to that. I hope this is clear to all. Anybody having any doubt? I'm really liking it. बच्चे doubts पूछ रहे हैं, doubts होने चाहिए क्योंकि doubt shows the level of clarity that you are trying to have for this concept and this topic is important. मैं फिर से कह रही हूँ आपको. Okay,
Anybody having any doubt? Please ask. In all these 3 points, anybody, if you have any doubts, write it down in the chat box. Okay, I suppose there are no doubts now. Let's move on to the next question. Necessity for change. So necessity for change मतलब क्या हुआ कि अब जो सिनेरियो है वो बदल रहा है. इसको हमारा जो एक पॉइंट था कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस उससे रिलेट कीजिए. ये वही उसी पॉइंट के बारे में बता रहा है. ओके शमित आपने पूछा है लास्ट पॉइंट को वापस समझा दीजिए. कौन सा लास्ट पॉइंट बच्चे? अभी थर्ड पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं. ओके अगर आप मुझे थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक काम करती हूँ. ओके फिफ्थ पॉइंट वापस समझा दीजिए. ओके आई वांट टू टेल यू दैट शमित की मैंने फिफ्थ पॉइंट तो अभी डिस्कस ही नहीं किया बच्चे अभी. तो मुझे फिफ्थ पॉइंट अभी पहले डिस्कस करने दो फिर मैं आपको समझा दूंगी. ओके सो दैट मीन्स कि हम पहले थर्ड पॉइंट अभी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स गो ऑन द फोर्थ पॉइंट एंड देन वील कम बैक टू द next point. Okay, so you are saying third point. Okay, so I'll come back to the third point, but let's move on to the fourth point as of now. Okay, necessity for change. Necessity for change का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट पढ़ा था हमने, रैपिड कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस. उसी पॉइंट को यहाँ से बिजनेस एनवायरनमेंट की कनेक्ट कीजिए और वो यही पॉइंट कह रहा है कि it is very important that we cope up with the changes that are taking place because of the new economic policy that was launched, right? So now एक सिनेरियो था जब मैंने आपको बताया कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, थिंग्स वर मोर स्टेबल, थिंग्स वर रादर मोर स्टैग्नेंट. तो वो जब स्टैग्नेंसी थी तब उसके अंदर आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज चीजें मोर और लेस वैसी ही थी जैसे कि चली आ रही थी. मगर जब ये रिफॉर्म आया और इतने सारी पॉलिसीज लॉन्च हुई साथ में, तो उसकी वजह से जो मार्केट में मार्केट फोर्सेस के अंदर चेंजेस आए, वो क्या शो करता है आपको कि अब जो आपकी कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हो, उनको खुद को चेंज करना पड़ेगा so that they can survive and sustain themselves in the market. So now it is said that change is the only way of survival. So इसी पॉइंट को बेस रखकर हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं. So it is said before the economic changes initiated by the government of India, the Indian businessman could depend upon the ongoing policies and stable work environment. But after the economic changes, the market forces made it compulsory to change the way of doing business. अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अपनी पॉलिसीज को, अपने ऑपरेट करने के तरीके को, so you will be required to fade out of the market. Okay, next point, need for developing human resource. अब आप मुझे बताइए एक सिनेरियो जो इतना डायनामिक है, जो इतना एवर चेंजिंग है, चाहे वो कोई भी डायमेंशन हो, चाहे स्पेसिफिक फोर्सेस हो या जनरल फोर्सेस हो, हर फोर्स में बदलाव आ रहा है और कॉन्टिन्यूसली बदलाव हो रहा है. तो क्या आपको लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक सबसे बड़ा असेट माना जाता है, उसको भी बदलने की जरूरत होती है, राइट? तो अब जो हमारा एक टाइम था जब हम बात करते थे कि हमारे एम्प्लॉयज हैं, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, that employees are not going to function any longer, right? So we need the employees which are not at all resistant to change, rather they should be efficient enough to change themselves according to the changing needs of the environment. Number one. Number two, जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इन्वायरमेंट सिनेरियो बदल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी देगा अपने एम्प्लॉयज को कि वो टाइम टू टाइम खुद को ट्रेन करे उस नए सिस्टम्स और उस नए सिनेरियो के साथ अडॉप्ट करने के लिए, राइट? कोई भी एम्प्लॉय तब ज्यादा रेजिस्टेंट होता है जब वो चीजों को समझ नहीं पाता है, मगर जब आपका एम्प्लॉय समझ पाएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह से आपको बदलने की जरूरत है, तो उस केस में वो प्रेफर करेगा कि वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हों, राइट? तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जहां पे उनको कंटिन्यूअसली ट्रेन किया जाए, डेवलप किया जाए, so as to meet the changing requirements of the environment, right? Otherwise, if the human resource, which is considered as one of the major asset of any organization, if they are not trained, if they are not developed, if they are not able to cope up with the changes in the environment, the organization would not be able to survive or sustain for a longer period of time.
दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल डिपेंड करता है उसकी ह्यूमन रिसोर्स की कॉम्पिटेंस के ऊपर, और वो डिपेंड करेगा उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती रहेगी, राइट? So I hope this is clear to all. Let's revise this. I mean, let's just read this point. Indian enterprises has suffered a lot for long as it did not emphasizes on the training of personnel and did not consider personnel as resource and exploited it to the extent, to the every extent possible, right? तो ये हमारा past का scenario बता रहे हैं, मगर अब but now the new market condition require that there must be trained and competent personnel and that must be considered as an asset like other tangible assets. Okay. आपके okay, there is a doubt, can we take an example of that, of this point? Human resource को आप क्या पे करते हैं? You pay salary to them. It is considered as a cost to the company. पता है ना आपको, आप अकाउंट्स में इसको P&L अकाउंट के अंदर डेबिट कर रहे थे अब तक, राइट? डेबिट तो आप आज भी करते हैं उसे क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है, मगर ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग को पहले उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. अभी आप जो स्टाफिंग का फंक्शन देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है विच इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग. अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन नहीं कर रहे तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और जितनी जल्दी वो ऑब्सोलीट होंगे उतनी ही जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्सोलीट हो जाएगी. इसीलिए आजकल आप देखिए कि खास एम्फेसिस दिया जाता है कि आपके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाए, राइट? और जितना ज्यादा वो ट्रेन रहेंगे उतनी ही ज्यादा वो एफिशिएंट रहेंगे मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, राइट? और इसको हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो आप ये देखिए, हम कहीं और का नहीं, बाहर का नहीं, यहीं का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल का. आप देखेंगे कि जैसे स्कूल में जब भी आपके एग्जाम चल रहे होते हैं या जब भी आप की छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे टीचर्स का वर्किंग होता है, और वो टीचर्स को क्या दिया जाता है उस टाइम पे? टीचर्स को उस टाइम पे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने होते हैं so that they can upgrade their skills, so that they can upgrade about their knowledge related to the various systems or processes that are used in teaching. अभी जैसे ये ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, आपको लग रहा है कि ये सभी के लिए अडॉप्ट करना उतना ही आसान है? नो, इट इज नॉट. तो इसके लिए भी कंटिन्यूअसली वेबिनार्स चल रहे हैं, यानी कि वेब सेमिनार्स चल रहे हैं. तो उसकी वजह से आप देखिए कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको ये टेक्नोलॉजी एज अ टूल कैसे यूज करना है और कैसे इसको बेहतर बनाकर हम एजुकेशन या और किसी भी सेक्टर में यूज करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैव गिवन, एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that the human resource which is available, and since the business environment is so dynamic, the human resource should be trained so that they are remaining in sync with the changes in the business environment, whatever that is taking place. Okay. एक और डाउट आया, मैम बट अगर एम्प्लॉइज ऑब्सोलीट होने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फायर कर देगी, सो ट्रेनिंग नेसेसरी क्यों हुई? अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बोला भैया कि अगर कोई ऑब्सोलीट हो गया तो उसे फायर कर दो. तुम्हें क्या लगता है कि हायरिंग और फायरिंग कितनी आसान होती है? तुमने फायर तो कर दिया, पर तुमको उस जगह पे किसी की तो जरूरत है. अब वो कोई जगह जो खाली है उसको कौन भरेगा आकर? जो कोई एक अपडेटेड होगा, राइट? वो जो हमको जरूरी है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए. अब तुम वापस से हायर करो किसी को उस पोजीशन के लिए, आपको लगता है कि ये बिना कॉस्ट इनकर किए हुए हायरिंग हो सकती है? स्टाफिंग बच्चे अपने आप में एक ऐसा फंक्शन होता है जो बहुत कॉस्टली होता है, यानी कि जब भी हम हायरिंग करते हैं इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट. एडवर्टाइजमेंट निकालना, फिर उसके अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करना, उनको हायर करना, उनका प्लेसमेंट देखना, उनको ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना, इतनी सारी चीजें हो रही है, उनका कंपनसेशन डिसाइड करना. तो आप ये देखिए कि जब इतना सब कुछ होगा तब इतनी सारी कॉस्ट भी तो इनकर होगी. उससे बेहतर क्या है कि आप किसी नए को हायर करो, इससे अच्छा पुराने वाले को ही अपग्रेड कर दो, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, इससे वो ज्यादा आपके पास रहेगा और साथ ही साथ आपसे ज्यादा वफादार भी रहेगा, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आपकी तरफ हाई रहेगी, बिकॉज you are providing training to that employee and that employee is going to be staying for you for a longer period of time and वो ज्यादा बेहतर तरह से परफॉर्म कर पाएगा. Okay.
उसके अलावा एक और डाउट आया है, ऑर्गेनाइजेशन तो करती रहती है ना हायरिंग और फायरिंग। बच्चे हायरिंग और फायरिंग हम बात करते हैं सेल्स टीम के लिए, जहां पे टारगेट्स पूरे नहीं किए फायर कर दो, नए लोगों को हायर करो, फिर से टारगेट्स पूरे नहीं हुए उसको भी हटा दो। ये होता है आपकी सेल्स टीम में। हर टीम के अंदर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं लोग, उनको कोशिश किया जाता है कि आप उनको रिटेन करें। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, प्लीज रिलेट इट हियर, राइट। और उसको उसके थ्रू समझिए कि आपको जो भी आपके पास एम्प्लॉइज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रेन देम so that they are staying with your organization as a resource for a longer period of time. I think enough of discussion that has been done on this point, so let's move further on the next point, and this point is very well clear to all. Okay, next point is market orientation. Market orientation मैंने आपको पहले बताया था, पहले प्रोड्यूसर होता था आपका किंग पिन, अब हो गया है मार्केट किंग पिन। मार्केट में कंज्यूमर आपका किंग पिन। किंग क्यों बोलते हैं? किंग इसलिए कहते हैं कि जो किंग होता है, आपके जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो अगर जब प्रोड्यूसर आपकी मार्केट का किंग था, तब क्या होता था? जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, बायर्स वही परचेज करेंगे और उसी को यूटिलाइज करेंगे। जब उल्टा हुआ, यानी कि जब मार्केट में आए ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस with a better quality of product, it was a competition that was there. अब जब कंपटीशन आया तो लोगों के पास ऑप्शंस आए चूज करने के लिए। जब ऑप्शंस होंगे आपके पास चूज करने के लिए, तो आप तो हमेशा बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ढूंढेंगे, और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जिसकी प्राइसेस कम से कम हो, राइट। तो अब टू स्टे इन द मार्केट इट वाज नेसेसरी कि आप ये जाने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये मार्केट रिसर्च करे कि लोगों को चाहिए क्या, और जो लोगों को चाहिए उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाइए और उसे सप्लाई कीजिए मार्केट में, राइट। So this is what this point is discussing about. So let's check and let's read. Earlier firms used to follow production orientation concept. Production orientation का मतलब यही होता है कि आप प्रोड्यूस कीजिए और फिर सेल कर दीजिए. So they would first produce and then sell it in the market later, right? But the concept has changed now. Now the business enterprise had the orientation to the market. Then they study the market, analyze it, and then produce the goods as per the requirement of the market. तो हुआ ना कंज्यूमर आपका किंग पिन ऑफ द मार्केट, एंड सो दिस इज कॉल्ड द चेंजेस इन द मार्केट ओरिएंटेशन। मतलब मार्केट में जो पहले हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज करते थे, अब हम यूज करते हैं मार्केट कॉन्सेप्ट, राइट, जहाँ पे हम मार्केटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देना मतलब वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन सेलिंग, बट वी आर फोकसिंग अपॉन डिटरमाइनिंग व्हाट इज इन डिमांड राइट नाउ, and the product has to be produced based on the demand and supplied it to the customer. Okay, next one is loss of budgetary support to the public sector. Now loss of budgetary support to the public sector का मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा था कल BIFR के बारे में, राइट। BIFR क्या करती है? वो बताती है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर के अंदर यूनिट्स हैं जिनको की जरूरत है कि वो अपने आप को चेंज करें, अपने लॉसेस को कन्वर्ट करें और प्रॉफिट लेवल को अचीव करें। और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, वो प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनके पास बहुत बेहतर आइडिया है कि उनको मर्ज कर दिया जाए या उनको टेक ओवर कर लिया जाए। तो ये सब जो चीजें हम पढ़ रहे थे, ये था हमारे पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड। तो यही पॉइंट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दैट इज इट इज सेइंग कि पहले यूनियन बजट के अंदर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिकवर करने के लिए भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट रखा जाता था, राइट, जहाँ पे बहुत सारे फंड सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स जो लॉस मेकिंग सेगमेंट्स थे उनको रिकवर करने के लिए एलोकेट किए जाते थे। मगर अब हम देख रहे हैं तो सिनेरियो बदल गया है, और सिनेरियो कुछ ऐसा कहता है कि अगर तो गवर्नमेंट यूनिट आपकी रिकवर कर सकती है, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, या फिर कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करके, या आप उनको मर्जर करके रिकवर करना चाहते हैं, तो आप रिकवर कीजिए। और अगर वो रिकवर नहीं हो रही है तो उन्हें क्लोज कर दीजिए। जिसमें क्लोज करना मैंने पहले ही बताया था और फिर से बता रही हूँ कि क्लोज करना इज नॉट द एंड सोल्यूशन। क्लोज करने के लिए जगह पे उसको प्रेफर किया जाता है कि उसको टेक ओवर कर लिया जाए बाय सम अदर गवर्नमेंट यूनिट, एंड इफ नॉट बाय गवर्नमेंट यूनिट, गो फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट, आइदर कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट और 51% ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज मेजॉरिटी स्टेक को डिसइन्वेस्ट कर दीजिए, या माइनॉरिटी स्टेक को डिसइन्वेस्ट कर दीजिए। किसी भी तरीके से डिसइन्वेस्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए, मगर जो वो सिक फर्म है, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, उसको रिकवर कीजिए। दैट इज द होल एंड सोल पर्पस, राइट। तो अब गवर्नमेंट आपको कोई भी बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाएगी तब तक, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल कंसर्न नहीं बन जाएंगे, ठीक है।
So this is what the point is. So let's go through it again. The central government has reduced its funding to the public sector undertaking due to huge amount of losses over the decades. Public sector units have realized that in order to receive the government patronage, मतलब government से किसी भी तरीके का budget, किसी भी तरह की subsidies receive करने के लिए, they have to convert themselves into profitable units from the loss making entities. तो इसका मतलब ये हुआ कि budgetary support का मतलब होता है कि budget में यूनियन बजट जो आपका बनता था उसके अंदर जो एक एलोकेशन होती थी एक अमाउंट की कि इतना अमाउंट हम रखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग दो सिक यूनिट्स रिवाइव, अब वो पैसा एलोकेट नहीं किया जाएगा. अब वो पैसा एलोकेट करने की जगह पर आप उन फर्म्स में पैसा लगाइए, उन सेक्टर्स में पैसा लगाइए जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, जिससे कि उनसे उनका एक्सपेंशन हो, उनका मॉडर्नाइजेशन हो, उनको बेहतर बेनिफिट्स मिले, rather than putting your funds in some organization which is already loss making and it is going to is not going to take care of the funds which has been provided to them and is going to result into further losses. तो वहां investment नहीं की जाएगी, right? So this is point number 7 and I hope this point is very much clear to everybody. Now let's move on to the next topic, and next topic is managerial response to the changes in business environment. This session is going to time out in 3 minutes. Let's just break for a while and let's connect again, right? And then we'll be finishing up with this last topic of the chapter. Meanwhile, if you have any doubts in the previous topic, that is impact of economic reforms on the business and industry, please get your doubts ready. I'll be solving it all, and we'll also be covering with this. So managerial response is going to talk about कि वो जो policy changes आए उसको आपके business ने कैसे cope up किया, right? तो वो changes थे और अब हम पढ़ेंगे कि उसको क्या किया गया, उसको कैसे handle किया गया business में, right? Thank you everybody. So I'm finishing off the meeting here and let's connect again. Okay, I have got one more doubt. मैम ये टॉपिक बुक में नहीं मिल रहा. ओके, ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेगा बिकॉज ये जो टॉपिक है आपका मैनेजरियल रिस्पॉन्स वो आपकी बुक्स में नहीं है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये पूछा जाता है एज एन इंटरप्रेटिव क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि ये चेंजेस आए थे आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद बिजनेस में. पहले तो आप ये बताइए कि क्या चेंजेस आए, क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर आप ये बताइए कि मैनेजमेंट ने उसको कैसे टेक केयर किया, राइट? मतलब कैसे उसको रिजॉल्व किया. ये क्वेश्चन का आंसर है ये कि उसका रेजोल्यूशन कैसे हुआ बेस्ड ऑन द चेंजेस दैट वाज एन एज एन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, आगे हमारे पास एक और है. ओके, ठीक है. Thank you everyone. I think with this we are able to finish this second last topic successfully. Now let's connect again and let's finish our last topic also. Thank you everyone.